अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शिकस्त की तहकीकाती रिपोर्ट आज वजीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में शिकस्त की जिम्मेदारी 9 अरकान कौमी असम्बली और 11 अरकान सूबाई असम्बली पर डाल दी गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी शिकस्त का जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। रिपोर्ट में जहां शिकस्त की वजह महंगाई और पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को करार दिया गया है, वहीं जिले सतह पर भी जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पेशावर मेयर का टिकट गवर्नर शाह फरमान, कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की सिफारिश पर दिया गया। मेयर की शिकस्त में अरबाब शहजाद खानदान की पार्टी उम्मीदवार की मुखालिफत भी बड़ी वजह करार दी गई। तहसील बड़बीर में शिकस्त की वजह गवर्नर शाह फरमान और MNA के नासिर मूसा जई में इख्तलाफात को ठहराया गया। रिपोर्ट में वजीर आजम को यह भी बताया गया है कि मिथरा में शिकस्त की वजह अरबाब नूर आलम और MPA अरबाब वसीम की मुखालिफ उम्मीदवार की हमायत थी। इसी तरह पश्ता हज़ा में तहसील में गवर्नर की सिफारिश पर टिकट दिया गया कि जो हार का सबब बना। चारसद्दा में MNA फजल मोहम्मद ने निस्बतन कमजोर उम्मीदवार को टिकट दिया और मुतलका MPA फजल शकूर ने मुखालिफ उम्मीदवार के हक में मुहिम चला दी। इसी तरह जिला खैबर में वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी और MNA की सिफारिश पर टिकट दिया गया कि जो हार की वजह बना और MPA की पार्टी उम्मीदवार की हमायत ना करने की वजह से नाकामी हुई। नाज़रीन, मर्दान में आतिफ खान ने पार्टी वर्कर्स की मुशावरत के बगैर टिकट तकसीम किए कि जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ एक सीट भी ना जीत पाई। रिपोर्ट में वजीर आजम को बताया गया कि स्वाबी में टिकट स्पीकर असद कैसर और शाहराम तरकई की सिफारिश पर दिए गए और यहां से हुक्मरान जमात सिर्फ एक नशिस्त जीतने में कामयाब हुई। कोहाट में टिकट सैफुल्लाह नियाजी की सिफारिश पर दिए गए कि जो मुकम्मल नाकाम हो गए। कोहाट में शिकस्त की वजह शहरियार खान अफरीदी को करार दिया जा रहा है कि जिन्होंने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मुहिम चलाई। इसी तरह हंगू में पार्टी टिकट मकामी MPA को सिफारिश पर दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ शिकस्त का सामना यहां भी करना पड़ गया। बन्नू में भी सूबाई वजीर शाह मोहम्मद पर पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्जाम आयद कर दिया गया है। रिपोर्ट में वजीर आजम इमरान खान को बताया गया है कि लकी मरवत में शिकस्त की वजह हशाम अनामुल्ला और अली अमीन गंडापुर के दरमियान डिफरेंसेस यानी कि इख्तलाफात थे। टिकट अली अमीन गंडापुर की सिफारिश पर ही दिया गया। इसी तरह हरीपुर में अयूब बरादरान की टिकट तकसीम ने पार्टी को शिकस्त से दो चार कर दिया। टिकटों की छीना चपटी और साथ ही बंदर बांट के नतीजे में तहरीक इंसाफ के मजबूत तरीन इलाके भी इसके हाथ से निकल गए। नाज़रीन, स्पीकर असद कैसर और सूबाई वजीर शाहराम तरकई के जिले स्वाबी की 3 तहसीलों टोपी, छोटा लाहौर और रजड़ में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हार गए। इसी तरह वजीर दिफा परवेज खटक के हल्के की तहसील पब्बी से भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ गया। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज के आबाई जिले कोहाट में तहरीक इंसाफ मेयरशिप की नशिस्त निकालने में नाकाम रही। कोहाट से ही वजीर मुमलिकत शहरियार खान अफरीदी अपनी ही यूनियन काउंसिल से उम्मीदवार को कामयाब ना करा सके। गवर्नर शाह फरमान के आबाई हल्के बड़बीर से उनका अपना उम्मीदवार शिकस्त खा गया। इसी तरह वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर के हल्के पहाड़पुर में भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ गया। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान के शहर मर्दान में भी तहरीक इंसाफ मेयर की नशिस्त निकालने में नाकाम रही। वफाकी वजीर उमर अयूब के आबाई इलाके हरीपुर की 3 तहसील चेयरमैनों की नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ हार गई। नाजरीन, सूबाई डिप्टी स्पीकर महमूद जान अपने भाई को और सूबाई वजीर जंगलात को ही तहसील चमकनी में अपने उम्मीदवार को कामयाबी दिलाने में नाकाम रहे। लेकिन जहन में रखिए कि वो जमात है जो मोरूसी सियासत को रिजेक्ट करती है, मोरूसी सियासत पर तनकीद करती आई है। यही जमात अपने ही अजीजों को, अपने ही रिश्तेदारों को टिकट बांटती रही। वजीर दिफा परवेज खटक के बेटे इसाक खटक को टिकट दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कज़न अताउल्ला को भी टिकट दिया गया। MPA अरबाब जहानदाद के भांजे अरबाब वक्कास खान को भी टिकट दिया गया और ये शिकस्त खा गए। वजीर मुमलिकत शहरियार खान अफरीदी के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान खान को टिकट देकर अहल तरीन उम्मीदवार शफी जान को साइडलाइन कर दिया गया। ये वो शफी जान है, जहन में रखिए, कि जिनके वालिद सादुल्ला जान ने कोहाट में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी। शफीउल्लाह जान ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और तहरीक इंसाफ उम्मीदवार को शिकस्त दी। इसी जुर्म की पादाश में आज उनकी पार्टी मेंबरशिप भी खत्म कर दी गई है। सूबाई वजीर शाहराम तरकई के कज़न इकबाल साहब को भी टिकट दे दिया गया और ये भी शिकस्त खा गए। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को टिकट दिया गया। इधर से भी बड़ी रेजिस्टेंस देखने को मिली, ये भी नाकाम हो गए। और फिर डिप्टी स्पीकर महमूद जान के भाई एहतशाम खान को भी टिकट दिया गया और उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ गया। इसी तरह MNA
फजल मोहम्मद खान के 2 हमायत याफ्ता उम्मीदवार 4 सद्दा से हार गए। लकी मरवत से तहरीक इंसाफ के MPA डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह को भी टिकट देते वक्त नज़रअंदाज कर दिया गया, मगर इन्हीं डॉक्टर हशाम जो हैं उनके हमायत याफ्ता 4 उम्मीदवार जीत कर सामने आए। नाज़रीन, इसी तरह गवर्नर शाह फरमान के हमायत याफ्ता 2 उम्मीदवारों रिजवान बंगश और अब्दुल जब्बार को टिकट दिए गए और इनको नवाजा गया। उसके बाद हमने देखा कि रिजवान बंगश मेयर जो है पेशावर का इलेक्शन लड़े, अहम तरीन नशिस्त हार गए और अब्दुल जब्बार बड़ाबीर के चेयरमैन की नशिस्त भी हार गए। यह है टिकटों की वो बंदरबांट कि जिसने बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमती जमात को ज़मीन बोस कर दिया है और पिछले 4 दिनों से ये अहम तरीन खबर और हेडलाइन बन रही है। अहम तरीन नजरियाती और दरीना पार्टी रहनुमा को नज़रअंदाज करके अपने चहीतों को नवाजने की इस कार्रवाई ने मकबूल तरीन जमात को खैबर पख्तूनख्वा में गुमनाम कर दिया है और अब 2 MNAs और 4 MPAs के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। कार्रवाई की हदायत जारी हो रही हैं, लेकिन क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्पीकर असद कैसर, परवेज़ खटक, शिबली फराज, अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर, शरियार खान अफरीदी एंड टू बी वेरी फेयर चीफ मिनिस्टर जिनका जिक्र नहीं है कहीं, उनको कैफरे किरदार ठहराएंगे? उनसे सवाल करेंगे उनकी तहसीलों से जिस तरह इबरतनाक शिकस्त सामने आई है। विल दे बी आंसरेबल? पार्टी उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाने में इनकी नाकामी में इनका कितना पुरसा था? जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन खैबर पख्तूनख्वा। हमें शफी जान भी ज्वाइन करेंगे, मुस्तरद शुदा कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, अपने आप को हक परस्त कहते हैं। 26,000 से जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए हैं बिकॉज इनको टिकट नहीं दिया गया। इन्हीं के वालिद ने बुनियाद रखी थी तहरीक इंसाफ की अपने हल्के में। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफजई साहब। बड़े मुश्किल दिन है आपके लिए आजकल इंटरव्यूज में। कोई इशू नहीं है जी। कोई इशू नहीं है। इशू इसलिए नहीं है, इशू शायद इसलिए नहीं है क्योंकि आप एतराफ़ कर रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं कि आपकी कोताही और गलतियां कहाँ हैं। देखिए, मेरे ख्याल से वही पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट कर सकती है जो अपनी गलतियों से सीखे। अगर हम ये कहें कि जी नज़ला किसी और पे डाल के उसको वो करें, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि लीडर से लेके तमाम तक अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है हमें। और ये जो रिपोर्ट सामने आई है यूसुफजई साहब, ये तो बिल्कुल चौंका देने वाली रिपोर्ट है। यानी कि आप देखिए कि बहुत से सवालात उठे हैं। सबसे पहले जो सबसे हैरत वाली बात है वो ये है कि भाई अपने सिटिंग MNAs और MPAs मुखालिफ उम्मीदवारों के लिए मुहिम चला रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या तो अपने बंदे को आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं या दूसरे के लिए मुहिम चला रहे हैं। मेरा मतलब है ये पार्टी है। इस रिपोर्ट को पढ़ें तो ये तो सर्कस लगता है जनाब। देखिए, हुआ है, गलतियाँ हुई है। मैंने अर्ज़ किया कि इसमें बहुत सारी खामियाँ हुई हैं हमसे। मतलब ये कि टिकटों की तकसीम में, सिलेक्शन के अंदर उम्मीदवारों के, और बाज़ जगहों के वाकई जो जेन्युइन लोग थे वो नज़रअंदाज हुए। बिल्कुल हम इस चीज़ को मानते हैं। और मैंने अर्ज़ किया कि अच्छा हुआ कि बल्दियाती इलेक्शन के में ही हमें ये सारी चीज़ों का इल्म हुआ। अभी सेकंड कैंटोनमेंट सेनेट इलेक्शन अलग बात है। कैंटोनमेंट के अंदर भी आप 5 में से 4 सीटें, 2-3 सीटों का इशू था ना, वो इतना बड़ा नहीं था। सर, हर बार ये कहा जाता है टिकटों की गलत तकसीम हुई है या पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, तंजीमी ढांचा कमज़ोर है। इस बार भी शाह फरमान साहब अभी बोल रहे थे हमारा ढांचा ही कोई नहीं है, हमारी जमात ऐसी है। यानी कि वैसे तो गवर्नर साहब से पूछा जाए क्योंकि उन पर इल्ज़ाम आता है कि वो अपने इख्तियारात से बहुत तजावुज़ करके आगे काम करते हैं। यानी कि आपके तो बहुत ज़्यादा वज़रा आला है ना, एक तो वज़रा आला आपका है नहीं, हर कोई किंग कॉन्ग है आपके सूबे में। देखिए, हम सारे पार्टी वर्कर्स हैं और हम सारे कोशिश करते हैं कि हुकूमत कामयाब हो जाए, लोगों के ये कोशिश करते हैं हर कोई। वैसे हर कोई कह सकता है कि मेरी तो दिली कोशिश थी। पुराना वर्कर है। और अच्छा, आपको ताज्जुब हुआ कि महमूद खान को कहीं जिक्र नहीं है इस रिपोर्ट में अभी तक जो हमने पढ़ी है और जो प्रेजेंट की है, बिल्कुल वो बरीउल ज़िम्मा हो चुके हैं? देखिए, नहीं, उस तरह है ना कि अभी तो चूँकि वज़ीर आला डायरेक्टली वो नहीं था टिकट देने वालों में, नहीं, उन्होंने ज़ाहिर है जो कमेटियाँ बनी थी हर एक को अपना डिस्ट्रिक्ट हवाला कर दिया था कि भाई आप अपने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना। तो अगर आगे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत यूज़ कर लूँ या अच्छा, मैं सिलेक्शन सही ना कर लूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्योंकि 2018 से कबल तो आपकी जमात ने एक बोर्ड बनाया था। इस बार कोई ऐसा इलेक्शन बोर्ड बना है, कोई ऐसा कंट्रोल मॉनिटरिंग रूम था जिधर तमाम जिले और निचली? बिल्कुल था। बिल्कुल। कौन जिम्मेदार था इसका? देखिए, जो हमारे पार्टी के लोग थे उसका बाकायदा बोर्ड था, लेकिन चूंकि मैंने जैसे आपसे कहा ना, जैसे कौन था इस बोर्ड में? यही 4-10 लोग जिन्होंने अपने उम्मीदवार आगे किए। लेकिन साथ ये भी है कि इसमें कौन कौन है ना, यूसुफजई साहब जरा समझा देना कौन कौन है इसमें? बोर्ड में जाहिर है शाह फरमान साहब थे, CM गंडापुर साहब थे, चीफ मिनिस्टर भी थे। बिल्कुल थे ना। और इसके अंदर आतिफ खान थे।
आतिफ खान भी थे, हम ठीक बिल्कुल है, थे। और कौन कौन था? और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये तो आपने मुझे 4 नाम गिरा दिए, इसके अंदर आपके सूबे का मेरे ख्याल से ना, आपके तो ये जो थे इन्होंने देखे, लेकिन इसमें जो सीएम का रोल है ना वो ये था कि इन्होंने हवाले कर दिए थे कि भाई ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, तो जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है डेफिनेटली जवाब तो देना पड़ता है, पार्टी को देंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका बड़ा बुरा भी बनाया है कि क्यों, मतलब ये कि हमने इतने काम किए वहाँ पे। अगर आप परफॉर्मेंस देखें ना, देखिए हमने एक हेल्थ कार्ड जो दिया है ना, वो इतनी बड़ी सहूलत है। अगर आप उस पर कोई रिपोर्ट करें वहाँ आके, वहाँ गरीब लोगों को देखें, बाकी बहुत जबरदस्त। वहाँ जब गरीब लोग आते हैं और इतने बड़े और खूबसूरत और वेल फर्निश्ड हॉस्पिटल में आके अगर वो अपना इलाज कराते हैं, उनसे कहा जाता है कि जी आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, और उससे शनाख्ती कार्ड बता के उनका है, तो वो तो दुआएं देना उनका एक। लेकिन इसके बावजूद कि अगर हम सारी चीज़ें कर चुके हैं, जो अपोजिशन कहती थी बीआरटी नहीं बनेगी, बीआरटी बन गई, लोग उसमें सफ़र करें, लाखों लोग मतलब उससे इस्तेफादा कर रहे हैं, और लोग एक दिन भी अगर यूसुफ ज़ई साहब, तो अभी आप देख रहे हैं, अभी आप एसेंशियली देख रहे हैं कि आपका बोर्ड मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है, और वज़ीर आला जो है सूबे का वो लीडर है शिप का, यानी उसको जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उठानी पड़ जाएगी। क्या ये सारे बोर्ड के मेंबरान जो हैं इनको भी शो कॉज नोटिस दिया जाएगा? मुझे तो खैर नहीं पता इसका, मैंने तो अभी टीवी पे देखा। आपको लगता है देना चाहिए? नहीं, शो कॉज नोटिस नहीं, सारे सीनियर लोग हैं, लेकिन देखें ये अगर गलती तस्लीम कर रहे हैं ना, तो देखें हम बाहर से तो लोग नहीं ला सकते। अपनी ईगो और अना की खातिर अगर जमात को नुकसान ईगो का मसला नहीं है। देखो हम अब यही लोग हैं और यही पार्टी इन्होंने बनाई है। अब ये तो नहीं है कि हम इनसे कहेंगे आप साइड पर बंदर बांट रहेगी फिर। नहीं, बंदर बांट नहीं रहेगी। आइंदा देखें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं खुद देखूंगा, तो खुद देखने का मकसद जो है ना वो आपको पता है कि वो लीडर है। और इस पे हम देखें, हमने वो वक्त भी देखा है 97 में जब मैंने खान साहब के साथ इलेक्शन लड़ा था, तो मैंने सिर्फ 470 वोट लिए थे, और खान साहब ने कहा कुछ भी नहीं है, आप आइंदा देखें आप ज़्यादा वोट लेंगे। तो उस वक्त तो हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन अब तो हमारी तरबियत हो गई है, अब इन चीज़ों से हम घबराते नहीं है। देखिए सर, नेबरहुड काउंसिल, अगर हमने गलती की है, हम गलती को नेबरहुड और काउंसिल के विलेज काउंसिल के अंदर आपकी कितनी सीट्स हैं, ये भी यानी मुझे लगता है कि देखो मैं आपको बताऊं हमारे साथ क्या हुआ है। मैं आपको गलती पे गलती बताता हूँ ना, मगर अगर आप इजाजत, जो नेबरहुड के जो थे इलेक्शन थे उसमें हमने टिकट ही नहीं दिया। हमने क्या सारे आज़ाद खड़े हो जाए, वो जो हम गलती मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो सारे आज़ाद खड़े हो गए तो कोई कहता है मेरा निशान लालटेन है, कोई कहता है मेरे निशान चाइना के है, कोई कहता है मेरा थर्मोस है। नीचे से तो बल्ला किसी को याद ही नहीं रहा, ऊपर पे हमने बल्ले को दे दिया। तो हमसे जो गलती हुई ना मैन, वो ये कि वो जो नीचे उम्मीदवार रह गए, जिसका सारे आज़ाद खड़े हो गए, और वो कितने खड़े हो गए, वो बेशुमार खड़े हो गए, और हर एक अपने लिए वोट मांगते थे, वो फिर पार्टी के लिए वोट नहीं मांग सकते सर। थे। मगर अगर हम चार जमात का कैंडिडेट अनाउंस हो जाए और उसके खिलाफ पार्टी का कोई भी रुकन खड़े हो जाए, गो के इधर शफी जान ने भी यही किया है, मगर मैं उनका केस थोड़ा सा मुझे अलहदा लगा, कोई भी पार्टी के उम्मीदवार के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, आप कैसे एक्शन ना लें? कोई आपका तगड़ा बंदा ग्राउंड लेवल के बरक्स अपने मनपसंद लोगों को टिकट नवाज दे, जितना भी तगड़ा हो, जितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कैसे एक्शन ना हो? ये तो आप ऊपर लेवल की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ऊपर और नीचे की भी कर रही हूँ। नीचे तो शफी जान बैठे हमारे साथ, अगर नजरियाती कारकुन है आपके, आपने सुनी यूसुफ ज़ई की बात, शफी जान साहब ये तो 400 वोट लेकर आए थे, और आज देखें इतने आला ओहदे के ऊपर बैठे हैं, तर्जुमानी कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में। आपने 26,000 से जायद वोट लिए हैं कोहाट में। शफी जान साहब, मुझे बताइएगा कि आपको क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया? आपके वालिद की इतनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है कोहाट में, आपके वोट जो हैं वो खुद बता रहे हैं कि आप कितने मुतहर्रिक कारकुन हैं। व्हाई वर यू ओवरलुक्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया। मुझे 2 मिनट देंगे, मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा। देखिए, ये जो टिकट का इशू है इस वक्त, जो पूरे पीटीआई इसकी लपेट में आ चुकी है, ये शुरू से ही गलत ट्रैक पे चले गए थे। मेरे वालिद साहब शौकत इज़्ज़त साहब से मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है और रहेगा। इनके साथ मेरे वालिद साहब ने भी काम किया, सादुल्लाह जान साहब ने। उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी 2000 में, और वो कोहाट के पहले शख्स थे जिसने पीटीआई किया, फ्लैग कोहाट की सरजमीन पे लहराया था। 2006 में वो खान का जलसा करते हैं, वो एक बहुत बड़ा जलसा होता है। उसके बाद वो पीटीआई के साथ सफ़र करते हैं। 2008 का इलेक्शन वो बाइकआउट करते हैं। 2013 में इलेक्शन में उनकी तबीयत ख़राब होती है, वो पार्टी के साथ सफ़र करते हैं, और 2014 में उनकी डेथ हो जाती है। 2015 में मेरी फैमिली मुझे सियासी मैदान में उतारती है और मुझे अपने वालिद का सियासी जानशीन बनाती है। 2015 का बल्दियात आता है, मैं अपने यूसी मोहम्मद ज़ई के लिए अप्लाई करता हूँ। मेरा एमपीए उस वक्त का मौजूदा एमपीए और अभी भी वो मौजूदा एमपीए ज़ियाउल बंगा साहब, उन्होंने मुझे जी 2015 का टिकट नहीं दिया और वो यूनियन काउंसिल खाली छोड़ी गई।
वो क्यों छोड़ी गई कि वो अपने चचा को 2015 में तहसील कौंसिल पर लड़ाना चाहता था और उन्होंने वहां पे एक फैमिली, जो बड़ी फैमिली है पॉलिटिकल, उसके साथ जोड़ तोड़ करके वो यूनियन कौंसिल खाली छोड़ी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने पार्टी के साथ सफर किया, मैंने 3 साल मजीद मुतहरिक रहा, मैंने पार्टी के से हर जलसा जुलूस करवाया। 2018 के टिकट की बात आती है, मैं दोबारा पार्टी के पास जाता हूँ 2018 के टिकट मांगने के लिए PK 82 का, मुझे पार्टी रिजेक्ट करती है, मैं फिर पार्टी के साथ सफर करता हूँ, मैंने पीछे नहीं देखा, मुझे फिर पूरे पाकिस्तान का यूथ का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मैंने गिलगित इलेक्शन में भी काम किया, मैंने कश्मीर इलेक्शन में भी यूथ को मोबिलाइज किया, मैंने पार्टी का कोई इवेंट नहीं छोड़ा, मैंने पार्टी के साथ रहा हूँ। इस बात की गवाही शौकत यूसुफ साहब खुद होंगे। उसके बाद जी 2021 का आ जाता है बल्दियात का इलेक्शन, मैं दोबारा पार्टी के पास जाता हूँ और मैं पार्टी के लिए अप्लाई करता हूँ टिकट के लिए, पार्टी मुझे एक बार फिर रिजेक्ट करती है। अब इस बार की रिजेक्शन पिछली की रिजेक्शन से मुख्तलिफ थी। यहाँ साउथ रीजन के सदर हैं शहबाज गुल साहब, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया था पार्टी के खिलाफ, उसको साउथ रीजन का सदर बनाया जाता है। ठीक है जी, नवाजा जाता सदर बनाने के बाद कमाल है डिसिप्लिन, नवाजा जाता है। ठीक है, वो हाँ, उसको साउथ रीजन का सदर बनाया जाता है और वो आके अपने बेटे को टिकट देते हैं सलमान शनवारी साहब को, जिसकी PTI में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप इधर ग्राउंड रियलिटीज में किसी से भी पूछ लें, जब उनको टिकट जाता है तो वर्कर मेरे पास बैठता है कि जी टिकट सलमान साहब के पास चला गया, अब हम आजाद इसका मुकाबला करेंगे। तो वर्कर के कहने पे हम मैदान में उतरे और हमने ये प्रूफ किया, सलमान साहब ने टिकट के साथ 15,000 वोट लिया और मैंने आजाद इंडिपेंडेंट 26,000 वोट लिया। बिल्कुल। तो इधर फैसला किसका गलत हुआ ये भी शौकत यूसुफ साहब से पूछ ले। दूसरी बात, मेरा क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है साहब से, एक क्वेश्चन कि इस जो आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इस बार, उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया गया? कोई पार्लिमानी बोर्ड नहीं बनाया गया, ये शायद गलत बयानी कर रहे हैं या इनसे भूल रहे हैं। ये जी इन्होंने टिकटें जो है इस बार जो बल्दियात की तकसीम की, उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं किया गया, जितने भी कैंडिडेट से किसी को नहीं बुलाया गया, जिसने ऊपर सेटिंग कर ली, ऊपर लॉबीज के साथ मिल गया, उसने अपने चहेते के लिए टिकट ले लिया और आके उसको पकड़ा दिया। इनसे ये पूछिए कि कौन सा प्रोसीजर अपनाया गया टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में? देखो, मैं तो उसमें नहीं था, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? तर्जुमान तो आप हैं, आपने अभी मुझे कहा पार्लिमानी बोर्ड था, मेरी भी बाय द वे मैंने सवाल इसलिए पूछा था इनको बुलाया क्या नहीं बुलाया क्या, उसमें तो उस प्रोसेस में नहीं था। इनको बुलाए गए नहीं, मेरी मालूमात भी है कि आपका कोई पार्लिमानी बोर्ड नहीं था, मेरी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपने कहा था। मैं पहले से अर्ज कर रहा हूँ, मैंने आपसे पहले से कहा कि बड़े जेन्युइन लोग हमसे रह गए, मैं तो मान रहा हूँ। अब ये कि किसने जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो अब जाहिर है, तो पार्टी है। खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल इसको इंक्वायरी कराऊंगा बाकायदा, तो जब वो इंक्वायरी कराएंगे, वो पार्टी है, पार्लिमानी बोर्ड बिल्कुल जो लोग जिम्मेदार थे उनको पार्लिमानी बोर्ड ही कहेंगे ना, जाहिर है। जो कोई ऑफिशियल नहीं था पार्लिमानी बोर्ड या सेंट्रल अथॉरिटी। जी शफी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू किया नहीं किया, उन्होंने क्या प्रोसीजर अपनाया उसका मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जो शफी बोल रहे हैं ना, इस शफी के हक में मैं भी था। डिस्ट्रिक्ट देंगे शौकत साहब, प्लीज 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट दीजिएगा। हजारों शफी आपने नजरअंदाज करके इबरतनाक शिकस्त को गले लगा लिया है। ये इन्होंने MPA और MNA को अपने डिस्ट्रिक्ट दिए कि आप जाके ये टिकटें लें और आप डिस्ट्रीब्यूट करें। उन MNA और MPs ने अपने चहेतों को टिकट दिए, कोई मेरिट नहीं था। अब ये जो रिपोर्ट पेश की गई है खान साहब को, ये रिपोर्ट कौन पेश कर रहा है? रिपोर्ट वही लोग पेश कर रहे हैं जो मुजरिम है इस रिपोर्ट के। अब मुजरिम शख्स खुद को मुजरिम कभी नहीं ठहराएगा, तो खान साहब को भी चाहिए कि वो 1-2 वर्कर्स को बुलाएं, उनसे पूछें कि क्या हुआ है। सब अचक रिपोर्ट उसको पकड़ा देंगे, वो रिपोर्ट ठीक होगी, मतलब वो एक बंदा मुजरिम है, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रहा है, वही तो अगर आप दे रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से अब ये आउट हो रहा है ना, मुजरिम करके। अच्छा, मुझे देखिए शफी जान, आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी है, लिया तो बस ठीक है, आपने कर लिया, आपको मुबारक हो। लेकिन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके आने से पहले मैंने इनसे कहा है कि हमारे कुछ जेन्युइन वर्कर नजरअंदाज हुए हैं, उनमें शफी जान भी है। मैं तो एडमिट करता हूँ, लेकिन आप देखें हर चीज़ का अपना एक वो होता है, तरीक़ाकार होता है। इस पार्टी में मैं भी आपको पता है 96 से हूँ, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही, उनको ठीक करना है हमने। और अभी चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस ले लिया है, और बिल्कुल हम तो सच बताएंगे, हम तो साहब देखिए, अगर आप इजाज़त दें, सवाल ये, आप लोग तो मरूसी सियासत के खिलाफ थे, आपने सब चहीतों को नवाज दिया है। मेरा मतलब है आ रहे हैं इधर। एक और चीज मेरे को हार्ट सिटी में एक शहबाज गुल ने अपने बेटे को टिकट दिया है। मेरे लाची डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक्स लॉ मिनिस्टर इम्तियाज कुरैशी साहब थे, उसने अपने बेटे को टिकट दिया है। वहां भी एक वर्कर उठा है, उसने उसको हरा दिया है। मरूसी सियासत के खिलाफ हम थे, आज वही मरूसी सियासत हमारी पार्टी में घुस गई है।
دیکھیں یہ اچھی بات ہے نا کہ ابھی پتہ چل گیا نا کہ موروثی سیاست جو ہے، جو خان صاحب کہتے تھے، جو ان کے ویژن کے خلاف ہی ہے نا یہ چیز، تو اب تو پتہ چل گیا نا. ابھی تو دیکھیں ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی 1.5 سال رہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ یہ تمام تر غصہ نکالنے کے باوجود ابھی بھی اگر آپ دیکھیں وزیر دفاع اپنے بیٹے کو ٹکٹ دے رہا ہے، وہ الیکشن ہار گیا ہے، آپ کو اب پتہ نہیں وہ جیت گیا، وہ اپنا ہی بیٹا جیتا ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ لیکن نہیں نوشہرہ جیتا ہے ہم نے ادھر، ایک سیٹ جیتے ہیں نا، پرویز خٹک کی ایک نکال سکے. مگر سر مسئلہ ادھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن کی حکمت عملی آپ کی کچھ جگہ دیکھیں، کچھ جگہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے مجبوراً ٹکٹ دینا پڑتا ہے. اب کیا فائدہ ہے میں نے ایم پی ایس کو شو کاز نوٹس دینے کا؟ نہیں وہ تو خیر شو کاز نوٹس کا مجھے نہیں علم ہے، دینا ہے نہیں دینا وہ تو الگ بات ہے نا. جب چڑیا چگ گئی، لیکن ہمیں دیکھیں ہمیں اپنے آپ کا اصلاح کے لیے ٹائم تو مل گیا نا. ابھی آدھا الیکشن تو رہتا ہے، ابھی تو 17 اضلاع کا ہوا ہے نا، 18 اضلاع کا. اور آپ کو یقین ہے کہ بالکل یقین ہے. دیکھیں ہم کبھی بھی یہ غلط، مگر اب عمران خان صاحب خود ذاتی طور پہ ملیں گے لوگوں سے، کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں جو غلطیاں ہوئی ہیں، پہلی وفاق چلا رہے خیبر پختونخوا کے پرنسپل سیکرٹری ایکٹیو ہیں، جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ بس جس کو بھی ہم لائیں گے، لیکن اب وہ ورکر جو ہے نا، پی ٹی آئی کا ورکر، وہ اتنا ہوشیار ہو گیا ہے نا، اور وہ اتنا ضدی ہو گیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی معمولی کام باقی پارٹیوں میں نہیں ہے، لیکن اب پھر بھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل واش آؤٹ ہو گئی پی ٹی آئی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 20 سیٹیں لیے ہیں جی، تمام تر جو غصہ ہم پہ نکالا ہے لوگوں نے نا، تو جی نے 20 لیے، ہم نے پھر بھی 14 لیے. اور باقی کدھر ہے؟ مسلم لیگ نے 3 سیٹیں لی ہیں، پیپلز پارٹی نے 1 لی. وہ ہم پہ وہ کر رہے ہیں کہ جی بھائی آپ بھی تو بڑی پارٹی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی نا، 4 صوبے کی زنجیر. مجھے لگتا ہے کہ سر آپ کو کہیں نہ کہیں ادھر بڑے تگڑے مگر مچوں کو بھی کیفر کردار ٹھہرانا ہوگا. یہ 25 سال کی سٹرگل شفیع جان کی کہ اس کو آپ اس کا حال دیکھ رہے ہیں، اور اب جو نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے بول چکا ہے، اللہ ہی حافظ ہے ان کے کریئر کا، پولیٹیکل کریئر کا. میں دیکھنا چاہوں گی آج آپ مجھے گارنٹی کریں کہ شفیع جان کو پارٹی ٹکٹ ملے گا، گارنٹی کر دیں نا. میرے پاس تو اختیار ہے نہیں، میرا تو مگر آپ اپنا اختیار نہیں کہہ سکتے، because he will be penalized کیونکہ وہ بڑا مگر مچ نہیں ہے، وہ ایک کمزور ورکر ہے، ایک کمزور نظریاتی ورکر ہے. یہ بات نہیں ہے مگر شفیع آپ کی پارٹی ممبرشپ کینسل ہوئی ہے؟ میری پارٹی کی ممبرشپ میری بھی کینسل ہوئی ہے، میرے سمیت 20 لوگوں کو 1 سال کے لیے سسپینڈ کیا گیا. یہ تو ظاہر بات ہے جب آزاد لڑا ہے، جنہوں نے آزاد لڑا ہے وہ تو غلط ٹکٹ دینے والوں کو سسپینڈ کریں، جنہوں نے بھائیوں بھتیجوں کو نوازا اور ہارے ہیں، منہ کی کھائی ہے، ان کو سسپینڈ کریں. یہ تو وقت آپ کو پتہ ہے عمران خان کو آپ جانتی ہیں، الیکشن کے دنوں میں 20 ایم پی ایس کو فارغ نہیں کیا تھا انہوں نے. میں دیکھنا چاہتی ہوں سر، یہ آپ نے ان سے کیوں سٹارٹ کیا ہے؟ اوپر سے عمران خان کہتا تھا نا سر کہ راٹ اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے، اوپر والا خراب ہو تو نچلی سطح، وہ نیچے سے آپ لوگ پنش کر رہے ہیں لوگوں کو، اوپر سے پنش کریں. دیکھیں وہ تو یہ تو مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کو کس نے شوکاز دیا ہے، کس نے ہو کیا، مجھے نہیں پتا. میں تو دیکھیں میں تو وہ بات کروں گا کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بالکل اس کا ازالہ ہونا چاہیے. ہم پارٹی بنا رہے ہیں. ایک آخری سوال شفیع جان کا لے لیں، we will wrap up then. جی شفیع. جی مہر صاحبہ، شہباز گل ہمارے ساؤتھ ریجن کے پریزیڈنٹ ہیں. 13 میں وہ ہمارے خلاف تھے، 15 کے بلدیات میں ہمارے خلاف تھے، 18 کے الیکشن میں ہمارے خلاف تھے، 2020 میں اس کو ساؤتھ ریجن کا پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے. ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف جلوس کرتے ہیں، ہم اس کے پاس یہ آپ نے بتا دیا نا، شنواری اپنے بیٹے کو دے دیا. اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ آزاد رکن ہی رہیں گے اب آپ. شفیع اب آپ کیا کریں گے؟ آپ جیسے لاکھوں لوگ خیبر پختونخوا میں کیا کریں گے اب؟ وہی شہباز گل جا کے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا، اب ورکر اس کے خلاف کڑا ہو گیا. میں سوچ چکی بات، شفیع اب کیا کرنا ہے؟ جے یو آئی فے میں تو نہیں چلے جاؤ گے؟ شفیع کہیں نہیں جائے گا، میں کہیں نہیں جا رہا. بس آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، کمر کس لیں یوسف زئی صاحب. میرا وقت مجھے اس بات پہ خوشی ہے نوجوانوں کی جو تحریک اب ہوئی ہے عمران خان جیسے اس کو ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ. وہ پارٹی کو اٹھا بھی سکتا ہے، اور میں نے وہ وقت بھی دیکھا تھا جب ہم 97 میں ہارے، پھر اس کے بعد 2002 میں ہارے اور کوئی سیٹ نہیں ملتی تھی، اس کے باوجود وہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے. حالات خراب ہیں مگر کوئی ڈسپلن، کوئی سٹرکچر دکھائی نہیں دے رہا، لیکن نوٹسز جو ہیں اب دیے جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ نوٹسز جو ہیں یہ کیا رنگ لاتے ہیں، کیا باقی اگلے فیز سے پہلے تحریک انصاف جو ہے اپنا قلعہ درست کر سکتی ہے، یا شگاف بہت گہرے ہو چکے ہیں. وقفہ لیتے ہیں، we're gonna be right back.
दिफाई ज़राए ने आसिफ अली जरदारी के बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया है। ज़राए का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम आयद करके मुलव्विस अफराद का नाम ना लेने के अमल की हौसला शिकनी होनी चाहिए और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की शाया खबर के मुताबिक दिफाई ज़राए ने कहा है कि दिफाई ओहदेदारों को ऐसे सियासतदानों के साथ किसी भी गैर ज़रूरी बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि जो बेबुनियाद और अजीब बयानात होते हैं। आसिफ अली जरदारी ने 2 दिन कबल ये बयान दिया था कि ये हमसे फॉर्मूला पूछ रहे हैं। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। दिफाई ज़राए का ये रद्द-ए-अमल जरदारी साहब के इस बयान के बाद सामने आया है, मगर आज आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बार फिर नाम लिए बगैर के इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने कहा कि मैंने ये दावा नहीं किया था कि 18वीं तरमीम लाऊंगा, बलूचिस्तान को हकूक दूंगा और खैबर पख्तूनख्वा को नाम देने का भी नहीं बताया था। अगर मैं ये कह देता तो मुझे इक़्तिदार में ना आने दिया जाता। नाज़रीन, नाम लिए बगैर आसिफ अली जरदारी का ये इंकशाफ भी नई बहस के दरवाजे खोल रहा है। पीपल्स पार्टी की ये रीत रही है कि ये बराह रास्त मुखातिब होने की बजाय बिलवास्ता एस्टैब्लिशमेंट पर सवाल उठाती रही है। जरदारी साहब के ईंट से ईंट बजाने वाले बयान में भी किसी का नाम नहीं लिया गया था, मगर जरदारी साहब को इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ गई थी। आपको 3 साल रहना है, उसके बाद आपको चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। तब वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के कुर्बतों के असीर थे और इस बयान के बाद उन्होंने जरदारी साहब से तयशुदा मुलाकात मौखर कर दी थी। फिर जब मियां साहब ने नाम लेकर फौजी अफसरान को मुखातिब करना शुरू किया तो यही आसिफ अली जरदारी साहब थे जिनकी जमात ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली और सवाल उठाना शुरू कर दिए, डिस्टेंस इख्तियार कर लिया। मौलाना फजल रहमान ने भी जब नाम लेकर ताकतवर हलकों को मुखातिब करना शुरू किया तो भी पीपल्स पार्टी ने मौलाना के मात से कदम पीछे खींच लिए। मगर तारीख के औराक में यह हकायक भी रकम है कि जब भी मार्शल लॉ के साए छटे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बरसर इक़्तिदार आई और आज के जमहूरी दौर को भी हाइब्रिड डेमोक्रेसी से ताबीर किया जा रहा है। आज भी इशारों के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी बड़ी अंडरस्टैंडिंग या डील की तलाश में है। अब राब्तों की जो बाज़गश्त सुनी जा रही है इसमें मुफाहमती बादशाह पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ता क्या खोज निकालने में कामयाब होंगे, क्या मुफाहमती बयानिए वाले शहबाज शरीफ कामयाब होंगे। ऑफ कोर्स वो भी सरगर्म हैं और बकौल मरियम साहिबा रेस के फ्रंट रनर हैं। 2 मुफाहमती बादशाह इस वक्त इस तगोदौ में हैं कि कौन अपना रांझा राजी करेगा, कामयाब होता है कौन। मगर बहरहाल ये हकीकत है कि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि मौजूदा सिस्टम से थोड़ा सा हाथ खींच लिया गया है, उठा लिया गया है। जब हम कह रहे थे कि साहब नतीजे जाली हैं, हुकूमतें जाली हैं, इनकी धांधली की पैदावार हुकूमतें हैं, आज जब थोड़ा सा उन कुव्वतों ने अपना हाथ पीछे किया तो फिर अंजाम आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया या नहीं देख लिया, और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में यही सूरत हाल बनेगी। क्या वाकई हाथ उठा लिया गया है? और अगर पीपल्स पार्टी से राब्ते हो रहे हैं तो ये किस सतह पर हो रहे हैं? राब्तों की इन बयानात, हाथ सिरकने के इन इशारों और दिफाई ज़राए के इस तरह के शदीद रद्द अमल में, मगर असल लड़ाई सिर्फ इस बात पर है कि ताकतवर दिल में कौन जगह बनाएगा, कौन जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। और दिफाई ज़राए का ये रद्द अमल कि क्या वाकई सियासत से हाथ खींचने का इशारा है। बात करते हैं, हमारे साथ लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा भी हैं। खोसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आसिफ अली जरदारी साहब फरमाते हैं कि कोई फॉर्मूला बताएं कि पहले भी कहा था कि इनसे पहले जान छुड़ाई जाए फिर हमसे बात की जाए। नाज़रीन, ये खोसा साहब इस बयान पर तो फौजी ज़राए जो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं वो भी परेशान कुन है। कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब से कौन राब्ता कर रहा है, शख्स का नाम लिया जाए। देखिए मैं जरदारी साहब इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीजनड पॉलिटिशियंस और बहुत गहरी बात करते हैं, बड़े उनकी तबीयत में ठहराव और तदब्बर है उनके यहाँ, और मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई सानी इस वक्त जो है सियासी उफक पर उनके कोई मौजूद है। सो इसलिए उन्होंने जो बात की है
Don't you know that there is a lot of interference? کیا سارا پاکستان نہیں جانتا ہے کہ بہت زیادہ مداخلت ہمارے سیاسی معاملات میں جو ہے سیاسی جو قائدین ہیں ان کے ساتھ جو ہے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں؟ اور کیا ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ محترم عمران خان صاحب سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، جس پر انہیں سمجھ نہ آئی ان کے اوپر سے گئی اور انہوں نے ڈیسک تھمپنگ کی پارلیمان کے اندر بڑے زور و شور کے ساتھ. تو ہمارا تو کنسسٹنٹ ہے کہ خدا را ریاست کے امور میں ریاست ہی کو جو ہے گورننس کا اختیار دیں. اور زرداری صاحب نے بڑی ایک خوبصورت بات کی کہ خدا را یہ فارمولاز کرتے کرتے تو آج ہم اس نیچ پر پہنچ گئی ہے ہماری ریاست، تو اس کو جو ہے فارمولاز دینے اور لینے بند ہونے چاہیے. تو پھر ہمیں اداروں کو اپنے اپنے حدود و قیود کے اندر رہنا چاہیے. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کس چیز کا فلیک آ رہا ہے اور کون سی انہوں نے ایسی بات کر دی ہے کہ اتنے دنوں سے جب سے انہوں نے بات کی ہے ایک شور مچا ہوا ہے، ایک تلاتم مچا ہوا ہے. تو میرے خیال میں بہت ہولیا ریاست کے ساتھ. کھوسا صاحب میں یہ تو نہیں مانتی کہ آپ بہت معصوم ہیں، بٹ یہ ضرور ہم مان سکتے ہیں کہ جس کے لیے پیغام تھا اگر صحیح اس کا فیڈ بیک نہیں آیا تو پھر یہ ایک نئی انٹرپریٹیشن دی جا رہی ہے. ہاؤ ڈو یو ناٹ انڈرسٹینڈ؟ منجے ہوئے سیاست دان ہیں آپ سر. آج اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بیان کو غیر ذمہ دارانہ بھی قرار دیا جا رہا ہے، ارسپانسبل، کہ ڈیل کے اشارے دیے جا رہے ہیں، تو بدقسمتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ آپ اشارے دے رہے ہیں آپ کے چیئرمین سابق صدر آصف علی زرداری، and they say it's unfortunate. دیکھیں یہ ایسی باتیں آپ کبھی اپنا سورس بتاتے ہیں؟ نہیں بتانا چاہیے. یہ چیزیں کانفیڈینشیلٹی کی الٹیمیٹ ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو ٹھیک ہے اس کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے اظہار کے آگے جانا جو ہے وہ غیر مناسب ہوتا ہے. اس لیے کہ جو آپ ایک رشتہ ایسا وہ کر کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے اسی حد تک میرے خیال میں رکھنا چاہیے. حق کے حکمرانی جو ہے پھر عوام ہی کے سپرد ہوگا، کیونکہ اگر سلیکٹڈ ہوں گے تو سلیکٹرز ہی پر سارا الزام جائے گا، اور اس لیے سلیکٹرز نے اگر ہاتھ اٹھا لیا ہے تو مگر کھوسا صاحب آپ زرداری صاحب صحافی تو ہے نہیں جو سورس نہیں بتائیں گے. میرا مطلب ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے کس سطح کے رابطے ہیں، اب تو یہی سوال اٹھتا ہے ایز آف رائٹ ناؤ. دیکھیں آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ جو ہیں بہت زیادہ آگہی رکھتے ہیں ان معاملات میں، لیکن ہمارا تو نظریہ بڑا واضح ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے حدود و قیود میں بالکل اپنا آزادی سے کام کیجئے گا، آپ سرحدوں کی حفاظت کیجئے گا، آپ اندرونی خلفشار ہو تو بھی حکومت کی مدد کیجئے گا، لیکن اس سے آگے آپ کو ایک ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. مدد ہم عوام کی لیں گے، لوگوں کی لیں گے، ہم ریاست کی لیں گے. ہمیں کسی کے ریاستی اداروں کو اس چیزوں میں جھونکنے کے ہم قائل نہیں ہیں، نہ ہم خواہاں ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں، نہ ہمارے پارٹی کا کبھی آج تک یہ کردار رہا ہے. تو مجھے کھوسا صاحب سمجھا دیں، جب زرداری صاحب کہتے ہیں چھٹی کریں پھر ہم سے بات کریں، وہ عوام سے کہہ رہے ہیں یا آئین سے کہہ رہے ہیں، وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ چھٹی کرانے والا تو سر روایتی طور پہ ایک ہی رہا ہے اس ملک میں. تو اگر رابطے نہیں ہیں آپ کے، یا تو کھل کے کہہ دیں رابطے نہیں ہیں، تو پھر اس طرح کے بیان بازی جو ہے وہ تو قومی اداروں کی ساکھ کو خراب کر رہا ہے، بدنام کر رہا ہے. ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو ایز آئی سیڈ کھل کے کہہ دیں رابطے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں چل رہی. نہیں کس نے کہا ہے کہ بات نہیں کی جاتی، اپروچ نہیں کیا جاتا، کوشش نہیں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ سلیکٹرز نے جنہوں نے ایک مسلط کیا ہمارے اوپر، یہ عمران خان کی شکل میں ایک عذاب مسلط ہوا، پی ٹی آئی کی حکومت کی شکل میں جو ایک عذاب پاکستان پر نازل ہو چکا ہے، انہوں نے ایسا گمبھیر پھنسا دیا ہے اس مملکت کو، اس ریاست کو، کہ اس میں سے ظاہر نکالنے کے لیے سلیکٹر ہی
اب کوشش کرے گا. اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی ابہام ہے. مجھے آج واقعی کھوسا صاحب تھوڑا سا دکھ بھی ہو رہا ہے, اس طرح کی تشریح اور انٹرپریٹیشنز الطاف حسین کی ان کی جماعت کرتی تھی آ کے, کہ جو بالکل ہی اتنا بڑا انٹرپریٹیشن کا یو ٹرن ماریں کہ وہ ہم چکنا ہی رہ جاتے تھے کہ ہوا کیا ہے. آپ آج یہ کر رہے ہیں سر, انہوں نے تو اپنے لفظ نہیں ممبل کیا, آپ جانتے ہیں بڑی دو ٹوک بات کرتے ہیں زرداری صاحب اور سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, لوز بال نہیں پھینکتے. تو شریک چیئرمین کے ڈیل کے اشارے کے بیانات جو ہیں وہ کیا پیپلز پارٹی جیسی جمہوریت پسند جماعت جو ہے اس کو زیب تو دیتے نہیں ہیں, یا کوئی کونوٹیشن بھی اس طرح کی ہو؟ زرداری صاحب تو آج ان کا یہ بھی دعویٰ رہا کھوسا صاحب کے 18ویں ترمیم و بلوچستان کو حقوق دینے کا جو ہے وہ پہلے بتا دیتا تو اقتدار میں نہیں آنے دیا جاتا. اب کون روکتا ان کو اقتدار سے؟ یعنی کہ سر یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے. ایک اور سنگین الزام عائد کر دیا ہے زرداری صاحب نے آج. نہیں دیکھیں, میں یہ ایک تاریخ کی آپ ذرا پس منظر میں دیکھیں, بیچ میں سے کیا ہونے جا رہا تھا. آپ کے ترین نے 38 ممبر لے کر ایک طرف ناراضگی تھی, آپ کی پی ایم ایل کیو جو ہے وہ بانگ دہل ان سے ناراض تھے, الیکشن بل پر بھی ناراض تھے, ای وی ایم پر بھی ناراض تھے ان سے. آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی ان سے ناراض تھی, وہ بھی ان کا جو ہے بوجھ جو تلے جو ہے لینے کو تیار نہیں تھی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک تلاطم جو ہے سیاست میں مچ کے, تو ہم نے کہا کہ پنجاب سے شروعات کیجئے گا, نو کانفیڈنس, اور جب پنجاب سے گرتا ہے تو مرکز بھی گرتا ہے. ہم نے یہ اوپنلی کہا تھا, جس چیز پر ہماری پی ڈی ایم سے مخالفت بھی ہوئی یا ہم باہر آ گئے پی ڈی ایم سے, کیونکہ وہ جو ہم چاہتے تھے اس انداز سے نکالنا ہمارے لیے, اور جو رائپ تھی ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل آن دی اینول تھیں, رائپ تھیں. لیکن پھر کیوں کر یہ سارے بیچ میں واپس آ گئے؟ کس نے واپس لا کے کرایا, ان کو جوڑ دیا, بچا دیا یا بچ گئے یا جو بھی ہوا. ایم کیو ایم بھی واپس آ گئی اسی تنخواہ پر جو ہے, پی ایم ایل کیو بھی اسی تنخواہ پر چلی گئی. وہ جو ہے اپنا ماشاءاللہ کہتے کہتے بھی ترین صاحب کے بندے, پھر وہ بیچ میں جو بھی ہوا. اب جو مطلب ہے یہ مجھے بتائیں کہ از دیر راکٹ سائنس ہے اس میں سمجھنے کے لیے, یا اس سے زیادہ کھول کے تو میں بات نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ لطیف کھوسا صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا رابطے بھی رہتے ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. زرداری صاحب جو ہے اپنا سورس تو بتائیں گے نہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں. شامی صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. آپ نے کھوسا صاحب کی بھی گفتگو سنی, واقعی رابطے ہو رہے ہیں, کس سطح پہ ہو رہے ہیں, آپ کی کیا معلومات ہے؟ وعلیکم السلام اور بہت شکریہ. دیکھیں, کھوسا صاحب کی گفتگو میں نے سنی ہے, یہ تو ان کی مجذوبانہ خیالات ہیں. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. کچھ شاعری کر دی ہے زرداری صاحب نے اور کچھ کر رہے تھے کھوسا صاحب, تو اب اس میں سے اپنا اپنا مطلب نکالا جا سکتا ہے. ہر کوئی اپنا رانجھا راضی کرنے میں مصروف ہے نا شامی صاحب. تو مجھے بتائیے ایز آف رائٹ ناؤ, کیا واقعی کون سی آپ کا اتنا وسیع تر تجربہ ہے, کون سی چیزوں کا فیصلہ ابھی ہونا ہے کہ پھر تعین ہو سکے جو پیغام پچھلے 48 گھنٹوں میں زرداری صاحب نے کہا ہے, آپ کے نزدیک واضح پیغام ہے, اشاروں کنائیوں میں بات کی ہے, کیا بات ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, مجھے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے, نہ کوئی اس طرح کا پیغام کہیں سے آ رہا ہے اور نہ کہیں جا رہا ہے. اب زرداری صاحب کے درمیانی رابطے کون سے ہیں, ان کے پیغام پر کون ہے, اور کون سا کبوتر ہے یا کون سی چڑیا ہے جو ان کے پاس پیغام لے کے آئی ہے, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. بظاہر اس وقت جو حالات ہیں اس میں نہ تو کسی کو اس طرح کا کوئی پیغام دینے کی ضرورت ہے, نہ اس کی کوئی اہمیت ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا, پھر پنجاب میں انتخابات ہوں گے, اور پھر قومی انتخابات سر پر آ کھڑے ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ذی ہوش جو ہے وہ حکومت کو بدلنے کی خواہش کر سکتا ہے یا کوئی حکومت کا تختہ الٹانے کی کوشش کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب باتیں جو ہیں اب پرانی ہو چکی ہیں, اور ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے یا بھول دینا چاہیے.
اور آنے والے دنوں میں آپ کو حکومت اپنا ٹائم پورا کرتی دکھائی دے رہی ہے؟ مہنگائی کے عوض تو خیبر پختونخوا نے ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا، ایک منی بجٹ بھی لانا ہے، وہ بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، مگر ان دا مین ٹائم پی ڈی ایم متحرک ہو رہی ہے، ایک دفعہ جان میں جان آئی ہے جے یو آئی فے کی بھی، اپوزیشن کی بھی، اور آف کورس نیکسٹ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے اوپر بات چھڑ گئی ہے پی ایم ایل این کی۔ دیکھیے جان تو انتخابی عمل کے ذریعے آئی ہے نا، اگر یہ بلدیاتی انتخابات نہ ہوتے اور اس میں پی ٹی آئی کو اس طرح شکست نہ ہوتی تو اس طرح اپوزیشن میں جان نہ پڑتی اور مولانا فضل الرحمان اس طریقے سے آپ کو شیر بنے نظر نہ آتے۔ مگر مولانا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں شامی صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اب نہیں اس طرح کی ہاتھ جو پہلے تھا، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے بلدیاتی انتخابات میں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی مداخلت ہو بھی نہیں سکتی، اور جو مداخلت ہوتی ہے وہ بھی 2-4% ہوتی ہے، کوئی 100% نتائج تو بدل نہیں سکتے۔ ایک لوگوں کا موڈ ہوتا ہے، اس کو یکسر آپ مسترد نہیں کر سکتے یا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ہاں کے سیاستدان جو ہیں وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی ڈھیلیں بھی کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کے مغالطے بھی پیدا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور جب تک وہ میدان میں کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے اس وقت تک وہ غیبی امداد جو ہے ان کی قسمت نہیں بدل سکتی۔ یہ بات ان کو مد نظر رکھنی چاہیے، اور زرداری صاحب کے لیے تو ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ابھی تو پنجاب کے 2 ضمنی انتخاب انہوں نے لڑے ہیں اور کچھ تھوڑی سی آنکھیں کھولی ہیں، تو ابھی یہ کہنا کہ وہ اکھاڑے میں اتر کر ہر ایک کو پچھاڑ دیں گے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ اور ابھی جو میرا خیال حالات معمول کے مطابق جا رہے ہیں، اور جو بھی صورتحال ہے پی ٹی آئی کی حکومت اس کا سامنا کرے گی، اس کے نتائج بھی بھگتے گی۔ تو اس وقت تو اپوزیشن کی کوئی جماعت جو ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون، جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی غیر فطری تبدیلی کی نہ کوشش کرے گی نہ اس کا مطالبہ کرے گی۔ اور آپ کو اگلا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ الٹیمیٹلی جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہی اناؤنس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت تک مسلم لیگ نون کی جو حالت ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ فیصلہ آ چکا ہے۔ جو ہماری کلثوم ہے مریم جو ہیں وہ بھی انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتی، ان کی بھی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ تو اب جو شہباز شریف جو مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں، ظاہر ہے وہی کینڈیڈیٹ رہ جاتے ہیں میدان میں۔ تو اگر حالات جو کہ توں رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہی لیڈ کریں گے کمپین میں، اور اگر نااہلی سے بچ گئے وہ، کیونکہ پی ٹی آئی کی پوری کوشش معلوم ہوتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی میدان سے ہٹا دیا جائے، تو اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کوئی اور آدمی چننا پڑے گا۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں اور مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن بہتر ہوئی ہے اور اس کو ذوف نہیں پہنچایا جا سکا، اور یہ جو خیبر پختونخوا کا جو موڈ آپ دیکھ رہی ہیں اس میں تو مشکل ہوگا کہ آپ اپوزیشن کا راستہ روک سکیں۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر آپ کو بتائیں گے الیکشن کمیشن نے کس طرح وفاقی وزراء فواد چودھری اور اعظم خان سواتی کی معافیاں قبول کر لی ہیں، اور ساتھ ہی منی بجٹ جو ہچکولے کھاتے لایا نہیں جا رہا اس حکومت سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج وفاقی وزراء فواد چودھری اور اعظم خان سواتی کی معافی قبول کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن میں اعظم سواتی کے الیکشن کمیشن پر الزامات کے کیس میں سماعت ہوئی اور وفاقی وزیر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے ممبر نے اعظم سواتی سے سوال کیا کہ آپ مصروف آدمی ہیں، سماعت پر پیش کیوں نہیں ہوتے؟ آپ پر ذمہ داری زیادہ ہے کہ ادارے آپ کے ہیں، انہیں برا بھلا نہ کہا جائے، یہ درست بات نہیں۔ اعظم خان سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو خود مختار بنانے کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ الیکشن کمیشن دونوں وزراء کو تنبیہ کرتے ہوئے حکم جاری کیا آج الیکشن کمیشن نے کہ آئندہ محتاط رہا جائے۔ الیکشن کمیشن نے دونوں وزراء کی معافی قبول کر لی ہے۔ ناظرین، دونوں وزراء نے سنگین تر الزامات کے بعد الیکشن کمیشن سے تحریری طور پر غیر مشروط معافی مانگی تھی۔ یہ بڑی عجیب منطق ہے اس ملک میں کہ آپ قومی اداروں پر سنگین ترین الزامات عائد کریں، ان کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، ان کی ساکھ مٹی میں ملا دیں اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں۔ دس ہیز ٹو سٹاپ۔ ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کے معاملے پر جھوٹ بولا گیا
गया। लोग मुल्क के दिवालिया होने की बातें कर रहे हैं जबकि हुकूमत सब अच्छा है का तासुर दे रही है। वजारत खजाना हमें गुमराह करने की बजाय हमें असल तस्वीर पेश करे। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास के दौरान कमेटी अरकान हुकूमत की जानिब से कोरोना रिलीफ फंड पर दी गई ब्रीफिंग पर फट पड़े। दौरान इजलास वजारत खजाना ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोरोना के दौरान बजट सपोर्ट के लिए $2.6 अरब बैरूनी फंड्स के अलावा प्रोजेक्ट फंड्स और साथ जो है ये सारा कुछ मिला के इस्तेमाल किया गया था, जिसके ऊपर हमने देखा हिना रबानी खर साहिबा उठी। उन्होंने सवाल उठाया कि रिलीफ के लिए रखे गए 500 अरब रुपए में से कितने फंड्स खर्च हुए हैं, जिस पर वजारत खजाना ने के नुमाइंदे ने जवाब दिया कि इसमें से 186 अरब रुपए खर्च हुए हैं जबकि बाकी 314 अरब रुपए मुतल्लिका वजारतों की तरफ से डिमांड के बाद जारी किए जाएंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी की MNA हिना रबानी खर साहिबा ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह तो अगले 300 साल भी कम पड़ जाएंगे और ये फंड्स खर्च नहीं होंगे। इससे पता चलता है कि अवाम को रिलीफ देने के मामले पर झूठ बोला जा रहा है। नाज़रीन, दौरान इजलास मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी सवाल उठाया कि वजारत खजाना हमें गुमराह करने की बजाय फंड्स की असल तस्वीर पेश करे। अब्दुल रज़ाक दाऊद और चेयरमैन FBR समेत मोतबर लोग मुल्क दिवालिया यानी बैंकरप्ट होने के दावे कर रहे हैं और हुकूमत की तरफ से सब अच्छाई की तस्वीर और तासुर दिया जा रहा है। ये तफसीलात एक ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं नाजरीन कि जब गुज़िश्ता माह 200 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि NDMA और BISP जो है वो और यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जो हैं, उनकी वजारत दिफा और दीगर सरकारी महकमा जात को दिए जाने वाले जो पैकेजेस हैं इनमें कम अज़ कम 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। इर्रेगुलरिटीज़ को सामने रखा गया। यहाँ ये बताना अहम तरीन है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 354 अरब रुपए की स्क्रूटनी की ये रिपोर्ट जो है वो मई 2021 में शाया की थी, मगर उसको रोक दिया गया। वजारत खजाना ने उसको पब्लिश होने से रोक दिया और ऑफ कोर्स उसके बाद IMF की शर्त की वजह से बसद मजबूरी इस हुकूमत को इस रिपोर्ट को शाया करना पड़ा। मगर अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को भी क्लिप किया जाएगा, महदूद किया जाएगा। इसके लिए भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अहम तरीन शौकत तरीन साहब की सरबराही में एक कमेटी बना दी है। पाकिस्तान टुडे में छपने वाली रिपोर्ट अहमद हमदानी की ये इंकशाफ कर रही है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोरोना फंड्स के हवाले से जमा कराए जाने वाली रिपोर्ट पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं कि नज़रसानी की जाए, इन पावर्स को क्लिप किया जाए। रियासती इदारों के मालियाती ऑडिट के हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की पावर्स के ऊपर नज़रसानी की जाए और कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले आने वाले दिनों में डेडलाइन लूमिंग है। IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से शामिल शराइत में से हम एक अहम शर्त जो है वो एक एक करके पूरी कर रहे हैं, लेकिन अब हमें एक अहम तरीन बिल पास करने हैं दो, जिनके हवाले से एक बार फिर हुकूमत रीनेगोशिएट करना चाह रही है IMF के साथ। 12 जनवरी 2022 की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से पहले हम रीनेगोशिएट कर पाएंगे या ये फैसला कर लेंगे कि IMF प्रोग्राम हमने कंटिन्यू करना भी है कि नहीं। वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।